कॉम्प्लेक्स नंबर्स का रिव्यू किया था कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी हमने 3 रिप्रेजेंटेशंस देखी थी, ऐसे ही है। एक थी रेक्टेंगुलर फॉर्म, एक थी मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म और एक थी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये बातें याद है या कुछ याद आ रही हैं? ठीक है जी। तो आज या इस वीक में ना हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स के बारे में पढ़ा। पहले तो हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल नंबर पढ़े थे, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल कैसे होते हैं। ठीक है, फिर हमने देखना है कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं, और उसके बाद हम ना कुछ बेसिक सिग्नल्स को डिफाइन करेंगे कि कुछ बेसिक सिग्नल्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि जो अक्सर ना कॉमनली यूज हो रही होती। तो इस वीक हमने यही करना है। ठीक है, ओके। तो पहली चीज जो आज के टॉपिक्स में है ना, वो है पीरियोडिक सिग्नल। पीरियोडिक सिग्नल का आपको शायद पहले भी आइडिया होगा। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होते हैं कि जो कुछ टाइम के बाद रिपीट करते हैं। ठीक है, ऐसा सिग्नल कि जिसकी वैल्यू किसी खास टाइम के बाद हमेशा रिपीट होती हो, उसे पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। अच्छा, तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे जी कि अ सिग्नल फॉर विच x of t equals x of t plus capital T for all values of t, for all values of t। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या कह रही है? ये एक्सप्रेशन ये कह रही है जी कि ऐसा सिग्नल जिसे मैंने नाम दे दिया x of t, सही, कि जिसकी वैल्यू किसी टाइम t पे इक्वल होती है अगर मैं t में कैपिटल T ऐड कर दूं तो। ठीक है, और ये टाइम की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी कि से फॉर एग्जांपल कैपिटल T जो है ना, फॉर एग्जांपल कैपिटल T है 2 सेकेंड्स, कैपिटल T कोई कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है जी कि x की वैल्यू एट t इज इक्वल टू 0 इक्वल होगी x की वैल्यू एट 0 प्लस 2 विच इज 2। से फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक सिग्नल ड्रॉ करता हूं कि जो ना इस तरह का है। ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये -2 है, और ये इसी तरह ना चलता जा रहा है। ये जब मैं ये 3 डॉट्स बनाऊंगा ना, इन 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये चीज इसी तरह रिपीट होती चली जा रही है। ठीक है, तो अब अगर आप ये सिग्नल देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसकी वैल्यू हर 2 सेकंड के बाद रिपीट हो जाती है। ठीक है, यानी जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू 2 पे है, वही वैल्यू 4 पे है, वही वैल्यू -2 पे है। इस तरह अगर आप यहां कहीं खड़ा हो जाऊं, ठीक है, और कहूं इधर जो सिग्नल की वैल्यू है, अगर मैं इधर से 2 सेकंड आगे चला जाऊं तो फिर वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल को पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा एक खास टाइम के बाद रिपीट होती है। ठीक है, वो खास टाइम क्या है? वो खास टाइम ये कैपिटल T है। ठीक है जी, तो इस केस में वो खास टाइम क्या है? 2 सेकेंड। सही, कि हर 2 सेकंड के बाद उस सिग्नल की वैल्यू रिपीट होती है। अच्छा, और ये आप टाइम की किसी भी वैल्यू पे ट्रू है, यानी ये जो टाइम है, मैं टाइम की कोई भी वैल्यू ले लूं ना, से 2.1 ले लूं। ठीक है जी, तो अगर मैं 2.1 से 2 आगे या 2 पीछे चला जाऊं ना, तो वही वैल्यू आएगी जो 2.1 पे। ठीक है जी, तो इस टाइम की कोई भी वैल्यू ले लें और उसमें कैपिटल T ऐड कर दें या कैपिटल T
सब्ट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू चेंज नहीं होती। समझ आ गई बात? इस एक्सप्रेशन की समझ आ गई? इस एक्सप्रेशन का आप क्या मतलब है? तो ऐसे सिग्नल को कहते हैं पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है जी। अच्छा, तो फिर ये जो है ना, ये कैपिटल टी, इसका एक नाम है। कैपिटल टी को कहते हैं जी टाइम पीरियड। तो हम ये कहेंगे कि अच्छा ये सिग्नल पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या है? कोई कहता है इसका टाइम पीरियड है 0.1 सेकेंड। तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि हर 0.1 सेकेंड के बाद सिग्नल की वैल्यू रिपीट होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें कि जब हम ये कह रहे हैं कि हर कैपिटल टी सेकेंड्स के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होनी है, तो फिर ना ये भी ट्रू होना चाहिए कि एक्स ऑफ टी इक्वल्स एक्स ऑफ टी प्लस m times t, where m is an integer. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर वैल्यू t सेकेंड्स बाद रिपीट होती है तो फिर 2t सेकेंड्स बाद भी रिपीट होती होगी, फिर 3t सेकेंड्स बाद भी रिपीट होती होगी, फिर -t सेकेंड्स बाद भी रिपीट होती होगी। तो अगर मैं इधर ये m डाल दूं, और m कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है? तो अगर ये सिग्नल 2 सेकंड बाद रिपीट होता है तो लाजमी है कि 4 सेकंड बाद भी रिपीट होता होगा, लाजमी है कि 6 सेकंड बाद भी रिपीट होता होगा, लाजमी है कि -2 सेकंड, -4 सेकंड, -6 सेकंड बाद भी रिपीट होता होगा। ठीक है जी। तो अगर x ऑफ t इक्वल एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी के फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, तो फिर लाजमी है कि ये भी ट्रू होगा। ठीक है, सही है। अच्छा, तो अब बात यह है कि फिर ये टाइम पीरियड क्या है? यानी एक मैं आपको सिग्नल दे दूं जैसे ये सिग्नल है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसका पीरियड क्या है, तो एक बंदा कह दे जी 2 सेकंड है, दूसरा कह नहीं ये तो 4 सेकंड है। तो तो दोनों ही पीरियड, वो 2 सेकंड बाद भी रिपीट होता है, वो 4 सेकंड बाद भी रिपीट होता है, वो 6 सेकंड बाद भी रिपीट होता है। ठीक है, तो फिर टाइम पीरियड किसे कहेंगे? टाइम पीरियड वो मिनिमम टाइम होगा कि जिसके बाद वो सिग्नल रिपीट होता है। बात समझ आई? सही है जी। यानी ये जैसे ये सिग्नल है, अगर मैं इसे ड्रॉ करता चला जाऊं तो ये इसी तरह चलता जाएगा और ये हमेशा ही चलता जाएगा। ये कभी, यानी जो पीरियोडिक सिग्नल होता है ना, लाजमी है कि उसकी ड्यूरेशन इनफाइनाइट हो, वो कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर रुक गया तो फिर तो रिपीट करना बंद हो गया ना। सही। तो अब देखें जी कि ये तो 2, 4, 6, 8, 10 चलती जा रही है बात। सही। तो फिर टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम पीरियड वो मिनिमम टाइम है कि जिसके बाद वो सिग्नल रिपीट होता है। तो इस केस में टाइम पीरियड क्या होगा? 2 सेकेंड। सही है। 4, 6, 8, 10 नहीं होगा, हालांकि वो उस देर के बाद भी रिपीट करता है, लेकिन टाइम पीरियड उस मिनिमम टाइम को कहते हैं कि जिसके बाद सिग्नल रिपीट होना। ठीक है जी। तो इससे ना हम स्पेसिफिक होने के लिए एक ये भी कह देते हैं कि टी जो है ना वो है फंडामेंटल टाइम पीरियड, या फंडामेंटल पीरियड भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है जी। जब हम फंडामेंटल का लफ्ज यूज कर लेंगे ना तो हम स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं कि ये वो मिनिमम टाइम है कि जिसके बाद सिग्नल रिपीट होना। ठीक है जी। सही है। और अच्छा, अगर हमें टाइम पीरियड पता चल गया ना तो इसी से हम एक और वैल्यू भी डिफाइन कर लेते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ये होता है कि एक सिग्नल कितने सेकंड बाद रिपीट होगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली इनवर्स होती है टाइम की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ये होती है कि एक सिग्नल 1 सेकंड में कितनी बार रिपीट होगा। ठीक है। जैसे ये सिग्नल है, ठीक है, इसमें हमने कहा कि ये सिग्नल 2 सेकंड के बाद रिपीट होता है, यानी इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड 2 सेकंड। ठीक है। तो 1 सेकंड में ये कितनी बार रिपीट होता है?
1 सेकंड में ये आधी बार रिपीट होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? क्योंकि 1 सेकंड में हम ये कहेंगे कि इसकी ना एक साइकिल या आधी साइकिल कंप्लीट होती है। ये एक जो रेपिटेशन है ना, इस एक रेपिटेशन को लोग एक साइकिल का भी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि अगर इसकी एक रेपिटेशन 2 सेकंड में कंप्लीट होती है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस सिग्नल की एक साइकिल 2 सेकंड में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी 1/2। 1/2 का क्या मतलब है कि 1 सेकंड में इसकी आधी साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है जी, तो इस केस में ये फ्रीक्वेंसी है और इसे हम कहते हैं, इसे इसका यूनिट जो है ना जी वो होता है सेकंड, जो टाइम का यूनिट है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। ठीक है जी, हर्ट्ज की बजाय आप इसे ना साइकिल्स पर सेकंड भी कह सकते हैं, या आप इसे रेपिटेशंस पर सेकंड भी कह सकते हैं। सही है, तो अगर मैं आपसे इस एक्सिस को चेंज कर देता हूं, ये कोई और सिग्नल है, तो अब बताइए इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड है 0.5। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जी कि एक साइकिल 0.5 सेकंड्स में कंप्लीट होती है। ठीक, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/0.5। वो क्या होता है? 2। तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 2। तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा कि 1 सेकंड में 2 साइकिल्स कंप्लीट होती हैं। तो ये 2 साइकिल्स ही कंप्लीट होती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या बताती है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स आनी है। टाइम पीरियड क्या बताना है कि एक साइकिल को कितना टाइम लगता है। ठीक है, एक दूसरे के उल्टी चीज है। सही जी, इसमें ये समझ आ गई कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। ठीक, तो इसे ना कुछ लोग फिर, अगर हम इसे फंडामेंटल टाइम पीरियड कह रहे हैं ना, तो फिर इसे क्या कहेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? सही। अच्छा, तो अब अगर मैं एक और सिग्नल ड्रॉ करता हूं, ये टाइम का एक्सिस है। ठीक है, ये 0 है और ये सिग्नल कुछ इस तरह से है। यहां से शुरू होता है, ये इसकी एक साइकिल आती है और फिर ये 0 हो जाता है। इस तरह ये एक साइकिल आती है और फिर ये 0 हो जाता है। ठीक है, तो बताएं जी इसका पीरियड क्या है? ये पीरियोडिक सिग्नल है? ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इधर इस रीजन में तो रिपीट कर रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद जाके रिपीट होना बंद हो जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर भी होगी किसी पीरियड के बाद। नहीं है, यहां पर जाके 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। हालांकि कुछ देर के लिए आपको लगता है कि ये पीरियोडिक है, लेकिन उसके बाद इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली 0 हो जाती है। सही है। इसी तरह एक बुक में एग्जाम्पल लिखी हुई है, वो ये कहता है जी कि आपके पास एक सिग्नल है जो कि कुछ इस तरह का है। ये डॉट 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 अगेन और ये डॉट 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 जो मैंने डाल दी है ना, इनका मतलब ये है कि अभी ये चीज चलती जा रही है। ठीक है, तो बताएंगे ये पीरियोडिक सिग्नल है?
ये भी पीरियोडिक सिग्नल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इस पॉइंट पे पीरियोडिक नहीं है, बाकी हर तरफ पीरियोडिक है। अगर आप टी की पॉजिटिव वैल्यूज में चले जाएं तो ये अब हमेशा रिपीट होता चला जाएगा, अगर टी की नेगेटिव वैल्यूज में चले जाएं तो भी हमेशा रिपीट होता चला जाएगा, लेकिन इधर जाके इसकी रेपिटेशन मेंटेन नहीं रही। ठीक है, तो इसलिए इससे पता क्या चला? इससे पता ये चला कि पीरियोडिक सिग्नल को पीरियोडिक होना लाजमी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, टी की तमाम वैल्यूज के लिए उसे पीरियोडिक होना चाहिए। किसी एक भी वैल्यू के लिए अगर वो पीरियोडिक नहीं रहा तो वो पीरियोडिक नहीं होगा। ओके, सही जी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अच्छा, तो हमने ये तो देख लिया कि पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है। अब ना इसकी कुछ और एग्जांपल्स हैं जो थोड़ी देर बाद आ जाएंगी। ठीक है, उससे पहले ना हमने एक और चीज डिस्कस करनी है। देखें, हमने पिछली दफा ये पढ़ा था कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उससे रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, जिनमें से एक है जिसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये याद है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या थी कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस जे वाई, इसे मैं अगर कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं। ये याद है जी? इसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो चीज है इतनी सी, ये क्या है? ये एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है। और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 और एंगल थीटा होता है। ठीक है, हमने इसे कुछ इस तरह से ड्रॉ किया था कि अगर ये रियल है और ये इमेजिनरी है तो कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे अगर मैं फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो और उसका एंगल थीटा हो। ठीक है, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक, तो अब अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं रहा, कुछ और हो गया, तो वो मैग्नीट्यूड 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर इस x प्लस जे वाई जो नंबर है इसका मैग्नीट्यूड m है तो सिंपली यहां पे m आ जाएगा। ठीक, और ये हमने पढ़ा था कि m कैसे निकलेगा? m होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, और थीटा कैसे निकलेगा? टेंजेंट इनवर्स ऑफ y ओवर x। अच्छा, इसके बाद हमने एक और बात भी पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि अच्छा अगर अब मैंने इस नंबर को रोटेट करना है किसी एंगल फाई से तो मैं कैसे करूंगा? यानी मैंने इस नंबर को जो अभी थीटा एंगल पे पढ़ा हुआ है इसमें ना मैंने एक फाई एंगल मजीद ऐड करना है। ठीक है, ताकि ये रोटेट होके कहां चला जाए? इस पॉइंट पे चला जाए। रोटेशन से क्या होगा? इसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है, सिर्फ जो एंगल थीटा था अब वो एंगल बढ़ के थीटा प्लस फाई हो गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रोटेट करने के लिए फाई ऐड करना पड़ेगा। फाई कैसे ऐड करूंगा नंबर में? इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा e टू द जे फाई के साथ। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था पिछली दफा कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर के साथ क्या होता है? वो नंबर सिर्फ रोटेट हो जाता है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, क्योंकि इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर भी लें तो मैग्नीट्यूड m ही रहेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, लेकिन ये जो एंगल है ये इस एंगल में ऐड हो जाता है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा m e j थीटा प्लस फाई। ठीक, तो नेट रिजल्ट क्या बनेगा? नेट रिजल्ट ये बनेगा जी कि ये उठ के इधर चला जाएगा, रोटेट हो जाएगा। ठीक, अच्छा सही जी। अब हम ये देखते हैं
कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। अच्छा, और फर्क यह पड़ा है जी कि उस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में अब ये जो थीटा है ना, ये कांस्टेंट नहीं रहा, बल्कि ये हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इसका एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि अब थीटा खुद से एक सिग्नल है, और वो किस पे डिपेंड करता है? वो टाइम पे डिपेंड करता है। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे हम कह देते हैं कि एक्स ऑफ टी, ऐसे ही है ना। एक्स ऑफ टी में एक्स एक सिग्नल है जो टाइम पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है एक्स की वैल्यू चेंज होती है, ठीक। तो अब ये क्या है जी, ये एंगल है, लेकिन एंगल कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो टी पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे टी की वैल्यू चेंज होती है, थीटा की वैल्यू भी चेंज होती है, ठीक है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं आपको कहता हूं कि इसे प्लॉट करें, तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि आप कहेंगे अच्छा से t इक्वल टू 0 जो है ना, वहां से मैं शुरू करता हूं, टाइम अपना 0 से शुरू कर लेता हूं, ठीक है। तो जब मैं 0 से शुरू होऊंगा, अब मैं टाइम को चेंज करना शुरू कर देता हूं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप किसी सिग्नल को प्लॉट करते हैं। तो क्या करते हैं? टाइम चेंज करते हैं ना। टाइम चेंज होता था, सिग्नल की वैल्यू जैसे एक साइनोसाइड है तो इस तरह से चेंज होती है। तो इधर क्या होगा, इधर थीटा की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू चेंज होनी शुरू होगी तो इसके साथ क्या होगा? इस वेक्टर के साथ ये वेक्टर घूमना शुरू कर देगा, या इस तरफ या इस तरफ, ऐसे ही है ना। अगर मैं ये जो थीटा है इसे चेंज करना शुरू कर दूं, तो ये वेक्टर ने क्या करना है? या इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, डिपेंड करता है कि थीटा बढ़ रहा है या थीटा कम हो रहा है, ठीक। तो हुआ क्या है? हुआ यह जी कि मैंने ना एक सिग्नल बना लिया, ठीक। मैंने अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर की बजाय, एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल नंबर की बजाय एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल बना लिया, ठीक। और वो सिग्नल जैसे कोई भी आम सिग्नल, कॉन्टिन्यूस सिग्नल जैसे टी पे डिपेंड करता था, ये भी टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इस नंबर में ना सिर्फ रोटेशन आती है, इस सिग्नल में सिर्फ रोटेशन आती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। यानी अगर मैं इसे कॉम्प्लेक्स, चूंकि ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल है तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ड्रॉ कर रहा हूं। तो जब मैं ड्रॉ करता हूं ना, तो जब टाइम चेंज होता है तो इसमें रोटेशन आती है और कुछ नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, अब ये रोटेशन किस किस्म की है, ये डिपेंड करता है कि थीटा ऑफ टी की एक्सप्रेशन क्या है, ऐसे ही है। यानी थीटा ऑफ टी क्या है, ये अगर पता चल जाए तो फिर हम बता सकते हैं ना कि ये रोटेशन कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा, ठीक है जी। तो ये जो थीटा ऑफ टी है ना, इसकी एक्सप्रेशन है ओमेगा इंटू टी। मतलब ये कि ये ना टाइम पे, इसे हम कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ता है या टाइम कम होता है, उसी तरीके से थीटा बढ़ना या कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। देखें, अगर इसके मुकाबले में मैं एक और एक्सप्रेशन लिखता हूं, फॉर एग्जांपल, अच्छा ये ओमेगा क्या है? ओमेगा कोई कांस्टेंट नंबर है, टी टाइम है जैसे टाइम चेंज होता। अगर इसके मुकाबले में मैं ये लिख दूं, तो अब क्या होगा? देखिए, अब जब टाइम चेंज करना शुरू करूंगा ना, से बढ़ा रहा हूं, तो थीटा ज्यादा तेजी से चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। से ओमेगा की वैल्यू 1 है फॉर एग्जांपल, तो थीटा की वैल्यू 1 पे क्या होगी? 1, 2 पे क्या होगी? 4, 3 पे क्या होगी? 9। यानी थीटा की वैल्यू जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, थीटा की वैल्यू ज्यादा तेज होती चली जा रही है। समझ आ रही बात? लेकिन इधर क्या है? इधर अगर ओमेगा 1 है, तो अगर टाइम 1 है तो थीटा की वैल्यू 1 होगी, 2 है तो 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, ठीक। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करूं, अच्छा अब मैं सिर्फ थीटा को ड्रॉ करने जा रहा हूं। अगर मैं थीटा को ड्रॉ करूं ना, यानी ये टी है और ये थीटा ऑफ टी है, तो अगर ओमेगा टी वाली रिलेशनशिप है तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी, और अगर टी स्क्वायर वाली है तो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी। याद है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये लीनियर फंक्शन है, कैलकुलस में पढ़े हुए।
तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप है। ठीक, तो हम जिस थीटा की बात कर रहे हैं ना, वो लीनियरली डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है जी, तो हमारे केस में थीटा कुछ इसी तरह का होगा, ये वाला होगा, यानी जितने गुना टाइम इंक्रीज होता है उसी के प्रोपोर्शनल थीटा भी इंक्रीज होगा। डिपेंड करता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है। ओमेगा की वैल्यू अगर 2 है तो अगर टाइम को डबल करते हैं तो ये 4 गुना हो जाएगा, 3 है तो 6 गुना हो जाएगा, इस तरह से। अच्छा, तो अब हमने क्या किया है जी, अब हमने ये किया है कि हमने ना इस थीटा ऑफ टी को एक्सप्रेस कर लिया। तो हम ये कहते हैं कि अब जब इसे मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ठीक है, जहां थीटा टी आ रहा था वहां मैंने थीटा ऑफ टी की एक्सप्रेशन डाल दिया, तो वो एक्सप्रेशन है ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो अब देखते हैं। अच्छा, अब क्या होगा, देखें, अब जब टाइम इंक्रीज होना है, से फॉर एग्जांपल ओमेगा की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, जब टाइम बढ़ेगा, जब टाइम 0 होगा तो आप कहां पे खड़े होंगे, आप इधर खड़े होंगे। इधर क्यों खड़े होंगे, जब टाइम 0 है तो क्या होता है, एंगल 0 हो जाता है। एंगल 0 होता है तो इसका मतलब कि आप एंगल 0 इधर है। और ये क्या है, ये कितनी लेंथ है, ये 1 लेंथ है। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो आप यहां पे खड़े होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब टाइम बढ़ाना शुरू कर दें आप। जब आप टाइम बढ़ाएंगे ना तो क्या होगा, इसने घूमना शुरू कर देना। मैं अज्यूम कर रहा हूं ओमेगा पॉजिटिव है तो इसलिए इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो घूमते 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 वापस किसी टाइम पे इधर आ जाएगा, फिर मजीद बढ़ाना शुरू कर दूं तो क्या हो रहा है, घूमता जा रहा है। तो क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है, ये एक पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किसी टाइम के बाद वापस आके इधर ही आ जाती है। ठीक है, और चूंकि लीनियर रिलेशनशिप है तो जितने टाइम में पहली दफा आएगी उतना ही टाइम में दूसरी दफा भी आएगी, उतना ही टाइम में तीसरी दफा भी आएगी। ठीक, तो वही बात जो हमने एक पीरियोडिक सिग्नल ड्रॉ किया था, पीरियोडिक सिग्नल में किसी टाइम टी के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है, इधर भी किसी टाइम टी के बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। ठीक हो गई बात, समझ आ गई। तो अब पता चलाना है कि वो क्या टाइम है कि जिसके बाद इसकी वैल्यू रिपीट होती है। अच्छा, तो अब ये देखें, हम ये चाह रहे हैं, वो डेफिनेशन है ई ऑफ जे ओमेगा टी, हमें पता है कि पीरियोडिक है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये इक्वल होगा ई ऑफ जे ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी के। ठीक है, कि हमने कहा जी कि किसी टाइम टी के बाद, कैपिटल टी के बाद इसकी वैल्यू जो इधर है वही इधर हो जाती है। ये एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन है, सिर्फ मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू डाल दी। बात समझ आ रही है, ये एक्सप्रेशन कैसे है, यानी मैं ये कैपिटल टी फाइंड करना चाह रहा हूं किसी तरीके से। ठीक है, सही है जी। तो मैंने कहा कि चूंकि टाइम के बाद जैसे टाइम बढ़ता है ये रोटेट करता है। ठीक, तो रोटेट करने का मतलब यह है कि इसने पीरियोडिक होना है। अगर पीरियोडिक होना है तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है इस सिग्नल के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसे जरा खोल लेते हैं, खोल लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा ई जे ओमेगा टी इंटू ई जे ओमेगा कैपिटल टी। ऐसे ही है, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अगर ये इसके इक्वल है तो मुझे बताएं इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नहीं, इस पूरी चीज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, वरना तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो बाकी ये एडिशनल मल्टीप्लाई होगा ना। तो अगर ये 1 होगा तभी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ऐसे ही है। तो मतलब पता क्या चला, पता ये चला कि लाजमी है कि ई जे ओमेगा कैपिटल टी 1 के इक्वल हो।
ये रीजनिंग समझ आई है? ठीक है, देखिए ये रिपीट हो रहा है। कब रिपीट होता है? कैपिटल टी के बाद। हमें नहीं पता कैपिटल टी क्या है, लेकिन कोई वैल्यू होगी। ठीक है, यानी जो टी की वैल्यू है, जो टी पे वैल्यू है, वही वैल्यू टी प्लस कैपिटल टी पे भी है। ठीक है, तो अब चूंकि ये एक्सपोनेंट है तो मैं इसे अलग भी लिख सकता हूं। तो अब ये देखेंगे इधर ये और इधर यही है, साथ ये मल्टीप्लायर है इसके साथ, तो लाजमी है कि ये 1 हो। ठीक, अच्छा अच्छा, अब अगर ये 1 है तो फिर मुझे बताएं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी लाजमी है कि इसकी वैल्यू ओमेगा टी की वैल्यू 0। क्यों? तभी तो ई की पावर 0 1 होगा ना। ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू 0 के अलावा भी कोई हो सकती है। इसकी वैल्यू 360 भी हो सकती है, और 360 का कोई भी मल्टीपल हो सकती है। बात समझ आ रही है? यानी 0 होनी क्यों लाजमी है? 0 होगी तो इधर होगा ना, यानी e की पावर j 0 अगर मैं ड्रॉ करूं तो यही आएगा ना। ये क्या है? ये e की पावर j 0 एंगल है। 0 एंगल का मतलब है इधर बैठा हुआ है, और मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि e की पावर j और रेडियंस में इधर क्या आएगा? 2 पाई। ठीक है, ये क्या होती है? इसे ड्रॉ करें तो वो क्या है? वो भी यही आएगा, क्योंकि 2 पाई 360 डिग्री होता है, तो इसे रोटेट करेंगे 360 वापस इधर ही आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब मैं अगर कहूं कि ये ना करें, ये ड्रॉ करें कि जिसमें k इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो फिर क्या होगा? फिर भी यही होगा, क्योंकि 2 पाई के जितने मर्जी मल्टीपल ले आए इसने इधर ही रहना है। ठीक है, जितनी मर्जी दफा 360 घूम जाए इसने इधर ही रहना है। ठीक है, तो यहां k लगा लें, k की वैल्यू कुछ भी रख लें, 0 रखें तो ये आ जाएगा, 1 रखें तो 2 पाई आ जाएगा, -1 रखें तो -2 पाई आ जाएगा। -2 पाई का क्या मतलब है? कि आप यूं नहीं घूमे बल्कि यूं घूम गए, लेकिन घूम के वापस आए इधर ही है। ठीक है, तो पता क्या चला जी कि ये ओमेगा टी जो है ये 0 भी हो सकता है और 2 पाई का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। ठीक है, तो अब टी निकलेगा, अब तो बड़ी आसानी से निकला। तो अब टी क्या होगा बताएं जी? टी या तो 0 होगा और या 2 पाई ओवर ओमेगा इंटू के होगा। सही है? तो अब बताएं इनमें से वैलिड वैल्यू कौन सी है? ये तो बहुत सारी वैल्यूज निकलती है। टी 0 भी हो सकता है, 2 पाई ओवर ओमेगा भी हो सकता है, टी जो है वो 4 पाई ओवर ओमेगा भी हो सकता है, -2 पाई ओवर ओमेगा भी हो सकता है, के की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है ना। तो फिर बताएं टी की वैल्यू क्या होगी? या 0 भी हो सकता है। देखिए इसका क्या मतलब है? टी अगर 0 हो, ठीक है जी, ये एक्सप्रेशन याद रखें, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या कैपिटल टी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कैपिटल टी अगर 0 है तो फिर तो आप उधर ही खड़े रहे, आप तो कहीं गए ही नहीं है, टाइम तो चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल कौन सा सिग्नल होता है कि जो किसी टाइम के बाद रिपीट होता हो? अभी तो आप उधर ही खड़े हैं अगर आप टी को 0 करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, इसे तो हमने खत्म कर दिया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यूज रह गई हैं। ठीक है, अब देखें उधर भी यही बात हुई थी, अगर सिग्नल टी के बाद रिपीट होता है तो वो 2t के बाद भी रिपीट होता है, वो 3t के बाद भी रिपीट होता है, वो 4t के बाद भी रिपीट होता है। तो इधर क्या हो रहा है? इधर वही तो हो रहा है, ये k इंटीजर है। ठीक है, तो फिर बताएं टी की वैल्यू क्या होगी? k क्या लेंगे? k को 1 लेंगे, लाजमी है कि k को 1 लें। क्यों? देखिए टी की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? 2 पाई ओवर ओमेगा, 2 पाई ओवर ओमेगा इंटू 2 पाई ओवर ओमेगा इंटू 3, और चलते जाएं, जो मर्जी ले लें। तो ये वही हो रहा ना,
हम कह रहे हैं सिग्नल 2 पाई बाय डब्ल्यू के बाद रिपीट करता है, फिर 4 पाई और डब्ल्यू के बाद रिपीट करता है, फिर 6 पाई और डब्ल्यू के बाद रिपीट करता है, तो करेगा है जो पीरियोडिक। लेकिन फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड ये वाला होगा। ठीक होगी बात, समझ आ गई? ठीक है, जैसे इधर था, याद है ये जो पहले फिगर बनाई थी, हमने कहा था कि ये सिग्नल है, ठीक है, ये टी के बाद रिपीट होता है, तो 2t के बाद भी रिपीट होता है, 3t के बाद भी रिपीट होता है, तो फिर किसे पीरियड कहेंगे? उसको कहेंगे जो मिनिमम वैल्यू हो। तो ये भी वही हो रहा है, ये इसके बाद भी रिपीट करता है, उसके मल्टीपल, उसका मल्टीपल, उसका मल्टीपल, तो कौन सी वैल्यू होगी? वो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो पता क्या चला? पता ये चला जी कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है तो वो हमेशा पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड 2 पाई ओवर में रखा होता है। ठीक हो गया? ठीक है जी। अच्छा तो पीरियड तो पता चल गया। तो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल है और उसका फंडामेंटल पीरियड क्या है? 2 पाई ओवर ओमेगा। तो आप बताएं जी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा ओवर 2 पाई। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो लिखी हुई है 1 ओवर टी से, तो इसका 1 ओवर टी कर लें तो ये ओमेगा ओवर 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? उधर लिखे हैं, या हर्ट्ज है, या साइकिल्स पर सेकंड है, या रेपिटेशंस पर सेकंड है। ठीक है, तो अभी मैं इसे लिख लेता हूं साइकिल्स पर सेकंड। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब क्या? मतलब यह है जी कि अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक, तो मैं ओमेगा ओवर 2 पाई सेकंड्स में एक रेपिटेशन कंप्लीट कर लूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि 1 सेकंड में कितनी रेपिटेशन कंप्लीट होती है? ठीक है, तो अगर ये टाइम पीरियड निकला है और ये फ्रीक्वेंसी निकली है तो पता ये चला कि 2 पाई ओवर ओमेगा सेकंड्स के बाद आप इस सर्कल में जहां भी खड़े हैं ना, वापस घूम के उधर ही आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप किसी पीरियोडिक सिग्नल में जहां भी खड़े हैं, जो भी वैल्यू है कैपिटल टी के बाद दोबारा वही वैल्यू आ जाएगी। तो अब इधर अब मैं टाइम की जो मर्जी वैल्यू ले लूं, ठीक है, मैं से टाइम की ऐसी वैल्यू लेता हूं कि जो मुझे यहां ले आती है। ठीक है, तो जब 2 पाई और ओमेगा सेकंड्स गुजर जाएंगे ना, तो मैं घूमता हुआ वापस इधर आ जाऊंगा, यानी एक पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 1 सेकंड में कितना घूमूंगा, 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब ये देखें, एक छोटी सी चीज रह गई है, वो ये है कि फ्रीक्वेंसी मुझे क्या बता रही है? फ्रीक्वेंसी मुझे ये बता रही है, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी मुझे क्या बता रही है? फ्रीक्वेंसी मुझे ये बता रही है कि 1 सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट होंगी। ठीक है, अच्छा इसकी ना एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है जी, उससे शायद ज्यादा क्लियर हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक्स ऑफ टी को ले लेता हूं ई जे 4 पाई टी। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने ओमेगा की एक खास वैल्यू ले ली है। सही, वो क्या है? ओमेगा क्या है? इस डब्ल्यू को ना सिग्नल प्रोसेसिंग में ओमेगा कहते हैं, इसलिए मैं ऐसे ओमेगा कह रहा हूं। ठीक है, ये है जी 4 पाई। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर ये 4 पाई है तो फंडामेंटल पीरियड क्या होगा? 2 पाई ओवर ओमेगा, यानी 2 पाई ओवर 4 पाई। ये क्या बनेगा? 1 ओवर 2। ठीक हो गया। और फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी? फ्रीक्वेंसी बनेगी ओमेगा ओवर 2 पाई, जो क्या है 4 पाई ओवर 2 पाई बन जाएगी 2।
ठीक है, अगर मैं यूनिट्स लिख दूं तो ये है सेकंड्स और ये है साइकिल्स पर सेकंड। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जी कि अगर मैं इस सिग्नल को ड्रॉ करना शुरू करूं तो टाइम t इक्वल टू 0 पे मैं इधर खड़ा हूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका पीरियड 1/2 है तो आधे सेकंड के बाद मैं घूमता हुआ वापस इधर आ चुका हूं। आधा सेकंड और गुजरेगा तो मैं घूमता हुआ वापस फिर इधर आ चुका हूं। ठीक है, और ये मुझे क्या बता रही है? ये मुझे ये बता रही है कि 1 सेकंड में आप 2 दफा घूम चुके होंगे। ठीक है, 2 साइकिल्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में आप 2 दफा 2 साइकिल्स कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं 1 सेकंड में 2 साइकिल्स घूम चुका हूं तो मैं कितने डिग्रीज घूम चुका हूं? 360 टाइम्स 2। और कितने रेडियंस घूम चुका हूं? 4 पाई रेडियंस। इसे रिपीट कर लें, यानी अगर 1 सेकंड में 2 साइकिल्स कंप्लीट होती है तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में मैं 2 दफा घूम चुका हूं। ठीक, तो मैं 720 डिग्रीज घूम चुका हूं। और अगर मैं उसे रेडियंस में कहूं तो मैं 4 पाई रेडियंस घूम चुका हूं। ठीक है, तो फिर ये क्या है? ये भी 4 पाई है, तो ये इसकी यूनिट क्या होगी? रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, यानी ये जो ओमेगा है ना, ये भी एक किस्म की फ्रीक्वेंसी है। ये आपको क्या बताती है? ये बताती है आप 1 सेकंड में कितने साइकिल्स घूमेंगे, ये बताती है आप 1 सेकंड में कितने रेडियंस घूमेंगे। दोनों बात एक ही कर रहे हैं। ठीक है, बस ये रेडियंस में बात करती है और ये साइकिल्स में बात करती है। ठीक हो गया, समझ आ गई बात? तो इसे भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं और इसे भी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सही है, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हर्ट्ज। हर्ट्ज जब भी बात होगी तो बात होगी साइकिल्स की या रेपिटेशन की। ये जो है ये फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट है रेडियंस पर सेकंड। ये बताती है कि कितने रेडियंस घूमेंगे आप 1 सेकंड में। ठीक है, तो 1 साइकिल कितने रेडियंस के बराबर होती है? 1 साइकिल कितने रेडियंस के बराबर होता है? 2 पाई। तो अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो कितने रेडियंस पर सेकंड होगी? सवाल यह है कि अगर फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो कितने रेडियंस पर सेकंड होगी? यानी अगर आप 1 सेकंड में 1 साइकिल घूमते हैं तो 2 पाई होगी ना। ठीक है, तो रिलेशनशिप पता चला, यानी ओमेगा जो है वो इक्वल है 2 पाई इंटू एफ के। ठीक है, यानी अगर आपको एफ दे दूं तो आप ओमेगा निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर एफ 1 है तो 1 का मतलब है 1 सेकंड में 1 साइकिल, लेकिन 1 साइकिल तो 2 पाई रेडियंस होती है, तो फिर आप कहेंगे कि 2 पाई रेडियंस पर सेकंड। ठीक है जी, तो ये रिलेशनशिप समझ आ गई है। तो जब भी आप पीरियोडिक सिग्नल की बात करेंगे ना तो उसमें ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जब भी आप पीरियोडिक सिग्नल की बात करेंगे तो आपसे कोई पूछेगा इसका फंडामेंटल पीरियड क्या है, या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हर्ट्ज में, या इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है रेडियंस पर सेकंड। ठीक हो गया, और अगर आपको कोई एक चीज पता ना इनमें से तो आप बाकी सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर मैं आपको टाइम पीरियड दे दूं तो आप उससे हर्ट्ज में भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आप उससे रेडियंस पर सेकंड में भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अगर मैं आपको फ्रीक्वेंसी दे दूं रेडियंस पर सेकंड में तो आप उससे हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, आप उससे टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। से जो ओमेगा है ना वो है 3 पाई ओवर 4। ठीक है, जब ओमेगा दे दी तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये किसी पीरियोडिक सिग्नल की बात हो रही है। ठीक है, वरना तो फ्रीक्वेंसी की बात करने की तो की नहीं है। ठीक है, अच्छा अगर ओमेगा ये है तो अब बताएं जी कि एफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में क्या होगी?
ये रिलेशनशिप है। तो आप कहेंगे कि f इक्वल ओमेगा ओवर 2 पाई, तो ये जाएगा 3 पाई ओवर 4 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा 3 ओवर 8। ठीक हो गया। और अब मैं यहां हर्ट्स लिख देता हूं। हर्ट्स को HG, हर्ट्स की असल स्पेलिंग क्या है? ठीक है। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा? वन ओवर एफ, यानी 8 ओवर 3 सेकेंड्स। ठीक हो गया। तो ये जो हमने पहले एक सिग्नल बनाया था, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है हर्ट्स में? 1/2। ठीक हो गया हर्ट्स। और ओमेगा क्या है? ओह सॉरी, ये नजर आ रहा है? ओके। देखें जी, इस सिग्नल की बात हो रही है। इस सिग्नल का टाइम पीरियड है 2, फ्रीक्वेंसी है 1/2 और रेडियंस पर सेकंड में क्या है? पाई रेडियंस पर सेकंड। ठीक है। अगरचे अब देखें, हमने ये जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी है ये इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी है, लेकिन ये ट्रू हर पीरियोडिक सिग्नल के लिए। ठीक है। ये रेडियंस पर सेकंड और ये सब कुछ सिर्फ एक्सपोनेंशियल सिग्नल के लिए नहीं होता, हर पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है। ठीक है। ऑल्दो इसमें शायद पाई रेडियंस पर सेकंड का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रोटेशन तो नहीं हो रही ना, लेकिन फिर भी हम यूनिट्स में फिर भी इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक हो गया, बात समझ आएगी। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल से मैंने आपको बता दिया है, जाननी छुटने वाली मोस्ट प्रोबेबली हर लेक्चर में कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल का जिक्र हो रहा होगा। ठीक है। तो हम एक स्टेप तरक्की करेंगे। तरक्की ऐसे करेंगे कि हम पहले सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे थे, अब हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की भी बात कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहां 2 लगा दूं तो क्या होगा? इधर क्या होगा? फिगर में क्या होगा? ये जो रेडियस, ये जो सर्कल है, इसका रेडियस डबल हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। रोटेशन अभी भी उसी रेट पे हो रही है। इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वही है जो इससे पहले थी। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है जी। मैग्नीट्यूड सिर्फ आपको ये बता रहा है कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, से इसी एग्जाम्पल में, ठीक है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल में ये कर दूं तो फिर क्या होगा? आप मुझे बताएं। पहले मुझे बताएं इधर क्या होगा? अब फर्क सिर्फ ये पड़ा है जी कि पहले ये रोटेट इस डायरेक्शन में करता था एंटी क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू हो गया और कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या आप मुझे ये बताएं कि जितनी देर में ये साइकिल कंप्लीट होती है, क्या उस टाइम पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो फिर इसका मतलब यह है कि इस एक्सप्रेशन में हमें थोड़ी सी तब्दीली की जरूरत है। वो क्या तब्दीली होनी चाहिए? क्योंकि अगर मैं अभी इधर ओमेगा को -4 पाई डाल दूं तो इधर आंसर क्या आएगा? -1/2। तो फिर क्या करने की जरूरत है? इधर टाइम तो उतना ही लग रहा ना, टाइम नेगेटिव तो नहीं लग रहा ना है। यानी मैं आपको कहूंगा आप मुझे यहां से एक साइकिल कंप्लीट करने में -1/2 सेकंड्स लगते हैं, तो इस बात का कोई मतलब है? बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो फिर मुझे इसे पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। क्या करूं?
इस एक्सप्रेशन में कुछ चेंज कर सकता हूं ताकि ये पॉजिटिव नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, समझ आई बात? जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा 2 पाई ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4 पाई, जो क्या होती है 4 पाई। तो आंसर 1/2 ही आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो सकती है, इसे कोई मसला नहीं है, यानी ये -2 हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल, या आप ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव हो सकती है। ये तो है ही नेगेटिव, सॉरी। ये मुझे कंफर्म करना दें कि हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव लिखा जा सकता है या नहीं। ठीक है, देखिए आप इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जी कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ ये फर्क है कि वो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रोटेट उल्टी डायरेक्शन पे कर रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं। ठीक, उसे टाइम अभी भी उतना ही लगेगा जितना पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी के लिए लग रहा था। यानी अगर ओमेगा अगर 4 पाई थी तो टाइम पीरियड 1/2 था, अगर -4 पाई थी तब भी 1/2 ही होगा। ठीक है, टाइम पे फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी नेगेटिव होने का सिर्फ ये मतलब है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ठीक है, बात समझ आएगी? बाकी पॉजिटिव नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, अच्छा अब इसमें एक छोटी सी चीज रह गई है, वो ये थी देखें जी, ये अब हमने देख लिया है, इसे सब कुछ मिटा देते हैं। अच्छा, अब हमने ये देख लिया है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल पीरियोडिक होता है और उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड ये होता है। ठीक हो गया? अच्छा, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ठीक है, अच्छा अब मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं इसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की फ्रीक्वेंसी को किसी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, यानी मैंने क्या किया है कि मैंने जो फ्रीक्वेंसी थी वो ω/2 पाई थी, उसका मल्टीपल ले लिया कोई। ठीक है, जिसमें ये जो k है ना, ये इंटीजर है। सिंपल ऐसे लिख दें। ठीक हो गया? k1 भी हो सकता है, 2, 3, -1, -2, -3, जो मर्जी कर ले। फिलहाल हम ये कर देते हैं कि हम k की ना सिर्फ कह देते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। सॉरी, हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। अच्छा, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो फिर हम ना क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली इसके पॉजिटिव मल्टीपल्स लिए जा रहे हैं।
ठीक है, ओमेगा ओवर 2 पाई, ओमेगा ओवर 2 पाई इंटू 2, ओमेगा ओवर 2 पाई इंटू 3, ओमेगा ओवर 2 पाई इंटू 4। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो टाइम पीरियड है वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2 पाई ओवर ओमेगा, और ये जो के है ये कहां जाएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका सादा सा मतलब ये है जी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूं तो उसका टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। अगर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को 4 गुना कर दूं तो उसका टाइम पीरियड 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को 8 टाइम्स कर दूं तो उसका टाइम पीरियड 8 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स होना, उन्हें कहते हैं हार्मोनिक्स। ठीक है, तो इसे आप डिफाइन कर लेते हैं कि हार्मोनिक क्या होता है। ये आगे जाके ना ये चीज यूज होगी। अब आगे जी हार्मोनिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होते हैं एक्स ऑफ टी इक्वल जे ओमेगा के टी। जिसमें ये जो ओमेगा है ये कोई इंटीजर है। अब मैंने जरूरी नहीं कि पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, मैंने कोई भी ले लिया, यानी के जो है वो 0 भी हो सकता है, +-1 भी हो सकता है, +-2, +-3, चलते जाए। ठीक हो गया? तो अच्छा, अब हो रहा क्या है, अब मैंने ना बहुत से सिग्नल डिफाइन कर दिए। ठीक, क्योंकि जब मैं के की वैल्यू चेंज करता हूं सिग्नल चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन इन सब सिग्नल्स में एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप क्या है कि इन सब की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो इस बेस ओमेगा फ्रीक्वेंसी का कोई मल्टीपल है। ठीक है, समझ आ रही बात? अच्छा, अगर मैं के को 0 ले लूं तो फिर क्या होगा? अगर मैं के को 0 ले लूं तो यह आ जाएगा एक्स ऑफ टी इक्वल्स। अच्छा, मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं ये कर रहा हूं कि मैं इधर ना एक सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन से के वाला सिग्नल है। ठीक है, मैं कहता हूं एक्स 0 ऑफ टी इक्वल ई जे ओमेगा 0 इंटू टी, जो क्या है ई जे 0 टी, जो क्या है 1। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है ना, चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये तो एक कांस्टेंट सिग्नल है। ठीक है, और इस सिग्नल को ना यूजुअली सिग्नल प्रोसेसिंग की टर्म्स में हम कहते हैं डीसी सिग्नल। जैसे डायरेक्ट करंट जो डीसी होता है वो कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जो चलती जरिए आ रही है, एसी डीसी, जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसे यूजुअली सिग्नल प्रोसेसिंग में हम कहते हैं ये डीसी सिग्नल है। ठीक है, अगर ये किसी वोल्टेज को अगर करेस्पॉन्ड करता है तो वोल्टेज या वो करंट कांस्टेंट सिग्नल होगा। ठीक है जी, अब अगर मैं x1 ले लूं तो वो क्या आएगा ई जे ओमेगा टी। x2 ले लूं तो वो क्या आएगा, वो आएगा ई जे 2 ओमेगा टी। इसी तरह x3 ले लूं तो वो क्या आएगा ई जे 3 ओमेगा टी। ठीक है, सही है जी। ये सारे सिग्नल्स किसी फ्रीक्वेंसी ओमेगा के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा। तो ये, और इसी तरह चलते चले जाएं 4, 5 और माइनस में भी जा सकते हैं, -ओमेगा, -2 ओमेगा, -3 ओमेगा। तो ये जो सिग्नल्स हैं ना, इन सब को कहते हैं हार्मोनिक्स। 1 के अलावा 1 वाला हम इसे कह देते हैं कि ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसकी वजह क्या है देखें,
एक मिनट, इससे लिखने से पहले ना मैं एक और चीज लिखना चाह रहा हूं, सॉरी। अगर इसका पीरियड जो है, टाइम पीरियड, अगर इसका टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर ओमेगा फ्रीक्वेंसी हो तो टाइम पीरियड कैपिटल टी आता है, तो अगर मैं ओमेगा को डबल कर दूं तो टाइम पीरियड को क्या होगा? हाफ हो जाएगा। इसका टाइम पीरियड क्या होगा? t/3, और इस तरह t/4, t/5। ठीक है, यानी जब मैं, ये भी हमने देखा था कि जब हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो टाइम पीरियड आधा हो जाता होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो टी वाला है ना, इससे हम कह देते हैं ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सिग्नल है या फंडामेंटल टाइम पीरियड सिग्नल है, जैसे मर्जी कह लें। ये दो अलग सिग्नल था। ठीक है, यानी मैं ये कहता हूं कि आपको मैं एक सिग्नल दे देता हूं EJ3π/4t। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे इसके हार्मोनिक्स बताएं, मुझे इसका फर्स्ट हार्मोनिक बताएं या मुझे इसका सेकंड हार्मोनिक बताएं। तो इसका फर्स्ट हार्मोनिक क्या होगा कि मैं k को 1 कर दूं। सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? मैं इस k को 2 कर दूं। थर्ड हार्मोनिक क्या होगा? मैं इस k को 3 कर दूं। ठीक है, मैं क्या करूं, मैं एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से बहुत से कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स बना रहा हूं जिनकी फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल्स है। ठीक है, कौन सा वाला मल्टीपल लेना है वो कैसे पता चलता है? जब मैं कहता हूं कि kth हार्मोनिक लेना है या सेकंड हार्मोनिक लेना है या थर्ड हार्मोनिक लेना है या फोर्थ हार्मोनिक लेना है। ठीक है, तो हार्मोनिक सिग्नल्स वो सिग्नल होते हैं कि जिनकी फ्रीक्वेंसीज आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होती है। ठीक है, समझ आ गई बात? हार्मोनिक सिग्नल कौन से सिग्नल होते हैं? ऐसे सिग्नल कि जिनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के मल्टीपल्स होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई भी बेस सिग्नल दे दूं तो आप उसके हार्मोनिक्स मुझे बता सकते हैं, और बड़ा सादा सा काम है कैसे बताने कि आप उसकी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दे जो भी हार्मोनिक आपको चाहिए। अगर 10th हार्मोनिक चाहिए तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स ओमेगा हो जाएगी। ठीक है, अगर 4th हार्मोनिक चाहिए तो 4 टाइम्स ओमेगा हो जाएगी। अगर -4th हार्मोनिक चाहिए तो -4 ओमेगा हो जाएगी। ठीक हो गया? तो अभी तक हमने ना दो चीजें देख ली हैं। हमने देख लिया कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होते हैं, उनका हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, उनकी हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल से हम उसके हार्मोनिक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन होते हैं कि हम उसकी फ्रीक्वेंसीज के मल्टीपल्स लेना शुरू करते हैं। ठीक होगी बात? चलें, गुड। अब ना इस कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल या एक्सपोनेंशियल सिग्नल की डिस्कशन को खत्म करने के लिए एक दो चीजें रहेगी, बस वो होगी और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उससे पहले ना एक छोटी सी चीज रह गई है, वो देख लेते हैं वो क्या। हमने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसे हमने कहा था ऑयलर्स फॉर्मूला, याद है? तो ऑयलर्स फॉर्मूला क्या था जी? ऑयलर्स फॉर्मूला ये था कि EJ थीटा इक्वल्स कॉज ऑफ थीटा प्लस J साइन ऑफ थीटा। ये याद है? ठीक है, ये तो था एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह या कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल की जगह कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ले आऊं तो फिर क्या होगा? इधर आ जाएगा कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस J साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, तो अब ना हमने ये देखना है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है जिसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है,
अच्छा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ना, इसे ड्रॉ, एक तो हमने ये सर्कल से किया था, ठीक है, इसे ड्रॉ करने के दो और तरीके भी हैं, ठीक, वो तरीके वही हैं जैसे हमने कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म्स पढ़ी हैं, ठीक है। क्या क्या फॉर्म्स थी? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म थी, एक मैग्नीट्यूड फेज फॉर्म थी और एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल थी। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या थी? जिसमें हम रियल और इमेजिनरी में खेल रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। तो देखिए, हमने इसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब मसला यह है जी कि ये जो रियल पार्ट है इसका, ये खुद से एक सिग्नल है, ऐसे ही है ना, ये भी तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और ये इमेजिनरी पार्ट भी खुद से एक सिग्नल है, ठीक है। तो इसे ड्रॉ करने का एक तरीका यह है कि हम ना रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग ड्रॉ कर लें। ये भी टी है, ये भी टी है, ठीक है जी। तो हम ये कहेंगे कि इसका रियल पार्ट चूंकि कोसाइन वेव है, तो ये कुछ इस तरह की चीज बनेगी, और इसका इमेजिनरी पार्ट चूंकि साइन वेव है, तो वो कुछ इस तरह की चीज बनेगी, ठीक है। यानी मैंने क्या किया है, मैंने इसी सिग्नल के रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग प्लॉट कर लिया, जैसे आप किसी भी सिग्नल को प्लॉट करते हैं, ठीक, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा प्लॉट करना पॉसिबल नहीं है। इन्हें अगर इकट्ठा प्लॉट करेंगे तो फिर वही प्लॉट आ जाएगा कि ये रियल है, ये इमेजिनरी है, और ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, सही है ना। समझ आ रही बात? ये भी इसी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है? ये एक 2D प्लेन में रिप्रेजेंटेशन है कि जिसमें ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये जो है, ये रियल और इमेजिनरी की अलग-अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसमें रियल एक कोसाइन है और इमेजिनरी एक साइन है, ठीक है। इसकी विजुअलाइजेशन है, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपको ढूंढ के देता हूं। एक मिनट, अगर मुझे आप 2 सेकंड दे दें, शायद मेरे पास पड़ी हुई हो। अच्छा जी,
अच्छा, हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को हम रियल और इमेजिनरी में अलग अलग भी देख सकते हैं। तो अब ये जो फिगर दिखाने का मकसद है ना, वो मकसद ये है कि हम इस रिप्रेजेंटेशन और इन दो रिप्रेजेंटेशंस को जरा कंबाइन कर सकें। ठीक है, तो ये देखेंगे क्या हो रहा है। देखिए, ये एक सिग्नल है जो टाइम में ना यूं घूम रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात? ये जो फिगर यूं आ रही है। ठीक, अच्छा, अब अगर कोई बंदा एक इधर खड़ा हो जाए, सॉरी, अच्छा, अब अगर एक बंदा इधर खड़ा हो जाए और इसे देखना शुरू कर दे यहां से, ठीक है, तो उसे क्या नजर आएगा? उसे बेसिकली ये एक सर्कल नजर आएगा कि जो यूं घूम रहा है। ठीक है, यानी उसे बेसिकली वो अपने पास आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि चूंकि वो इस तरह घूम रहा है और मूव करता जा रहा है, तो उसे तो एक सर्कल में घूमता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही है ना? ठीक है, लेकिन अब अगर आप इधर से देखने की बजाय, ठीक है, आप इसे नीचे से देखना शुरू कर दें। अगर कोई बंदा इसे इस तरफ से देखना शुरू कर दे, तो ये जो चीज घूमती हुई जा रही है ना, ये उसे इस तरह मूव होती हुई नजर आ रही होगी। दूसरे अल्फाज में, मैं अगर इस सर्कल की प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे ड्रॉ कर लूं ना, तो वो प्रोजेक्शन इस तरह की होगी, और अगर मैं इसी सर्कल की प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे ड्रॉ कर लूं, तो वो इस तरह की होगी। अब ये और ये एक्सिस क्या है? ये और ये इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल घूम रहा था सर्कल में है, लेकिन चूंकि टाइम भी चेंज होता जा रहा है, तो अगर हम इसे टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर लें, तो वही जो घूम रहा है वो टाइम के साथ साथ आगे बढ़ना भी शुरू कर देगा। ठीक है, यानी जब हम इसे ऐसे प्लॉट करते थे, रियल, इमेजिनरी, और हम ये कहते थे कि अच्छा ये टाइम के साथ ना रोटेट करता जा रहा है, लेकिन टाइम कहां है? अगर मैं इस टाइम को इस एक्सिस पे प्लॉट कर लूं, तो फिर क्या होगा? फिर ये यूं घूमना शुरू कर देगा। ऐसे ही है ना? तो ये वही चीज प्लॉट हो रही है। ठीक है, कि एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है जो टाइम के साथ रोटेट करता जा रहा है, लेकिन अगर हम उसे नीचे से देखना शुरू कर दें या इस तरफ से देखना शुरू कर दें, तो हमको एक साइड पे कोसाइन वेव नजर आएगी और एक साइड पे साइन वेव नजर आएगी। ठीक है, बात समझ आ गई? तो ये जो दो प्लॉट्स है ना, इनका इससे यही ताल्लुक है। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल को इस तरह भी प्लॉट कर सकते हैं जिसमें हमने टाइम को गायब कर दिया। अगर हम टाइम को ले आते हैं ना, तो फिर एक प्लेन पे प्लॉट करने के लिए हमें रियल और इमेजिनरी को अलग-अलग प्लॉट करना पड़ेगा, वरना हमें एक 3D प्लॉट की जरूरत है, जैसे कि ये वाला प्लॉट है। ठीक हो गया? चले, तो अब आपके ख्याल में तीसरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? दो तो पढ़ ली है, एक रियल इमेजिनरी पढ़ लिया है और एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पढ़ लिया है, तो तीसरी क्या रह गई है? वो मैग्नीट्यूड और फेज। तीन ही पढ़ी थी ना, रेक्टेंगुलर फॉर्म, मैग्नीट्यूड, फेज और कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो अब तीसरा तरीका यह है जी कि आप इसी सिग्नल को प्लॉट करें, लेकिन बजाय रियल इमेजिनरी प्लॉट करने के एक तरफ मैग्नीट्यूड और एक तरफ फेज प्लॉट करना है। मुझे ये बताएं, इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड क्या है? और वो क्या टाइम के साथ चेंज होता है? नहीं होता। ऐसे ही है ना? यानी इस सिग्नल का अगर मैं मैग्नीट्यूड किसी भी टाइम की वैल्यू पे ले लूं, तो वो क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो टी की जो मर्जी वैल्यू हो 1 ही आना है। ऐसे ही है। तो अगर मैं ये कहूं कि अब मैं ना इस सिग्नल को प्लॉट करने लगा हूं जिसमें इस एक्सिस पे इस सिग्नल का मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या आएगा? वो कांस्टेंट 1 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताएं उस सिग्नल का फेज क्या है, ये थीटा क्या है? ओमेगा टी है।
ऐसे ही है ना। तो अगर मैं आपको कहूं कि अच्छा इसका फेज भी प्लॉट करें, तो फिर फेज कैसे प्लॉट होगा, डिपेंड करता है ओमेगा की वैल्यू क्या। ठीक है, तो से ओमेगा की वैल्यू EJ 2πt, मैंने एक एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो ये अगर t इज इक्वल टू 0 है, ये 1 है, ये 2 है, -1 है, ये -2 है, तो अब अगर इस सिग्नल का मैं मैग्नीट्यूड प्लॉट करूं तो वो अभी भी 1 ही आएगा। इसका फेज क्या है जी, इसका फेज असल में है 2πt, तो 2πt को प्लॉट कर लें। 2πt का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा, t इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 2π होगी। ठीक है, इससे अगर वापस जाना शुरू कर दें तो -1 पे क्या वैल्यू होगी, -2π। हाँ, मैग्नीट्यूड तो ये प्लॉट हो गया ना। हाँ ना, देखिए ये सिग्नल है x ऑफ t इक्वल्स EJ 2πt। ठीक है, ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। अगर मैं इसे मैं अगर रियल और इमेजिनरी फॉर्म में लिखूं तो होगा cos ऑफ 2πt प्लस j साइन ऑफ 2πt। अगर मैं इसे मैग्नीट्यूड और फेज फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1 इंटू एंगल 2πt, ऐसे ही लिखूंगा ना। तो अब मैं इन दोनों, जैसे मैंने इसको और इसको अलग अलग प्लॉट किया था, अब मैं इसको और इसको अलग अलग प्लॉट कर रहा हूं। तो इसको प्लॉट कर लें वो तो 1 है, तो उसने हमेशा ही 1 रहना है। इसको प्लॉट करने लगेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये जैसे जैसे टाइम बढ़ता है फेज बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं 1 से 2 पे जाता हूं तो क्या होगा, ये बढ़ता बढ़ता क्या हो जाएगा, 4π, ऐसे ही। और ये क्या हो जाएगा, -4π। ऐसे ही है। अच्छा, कुछ लोग ना क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जब मुझे पता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, लिख लें फिर बात सुन लें। देखिए जब मैं फेज प्लॉट करने जा रहा हूं, फेज की वैल्यू है 2πt। ठीक है, मैंने कहा 0 पे 0 होगा, फिर बढ़ना शुरू करेगा, जब t 1 हो जाएगा तो ये 2π हो चुका होगा। अगर t को मजीद बढ़ाते जाए तो ये बढ़ता बढ़ता 4π हो जाएगा। लेकिन देखिए मुझे पता है कि 2π असल में किसके इक्वल है, 2π 0 के इक्वल है। 2π का मतलब मैंने पूरी रोटेशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो इसे ना इस तरह भी प्लॉट करते होते हैं। समझ आ रही है बात, क्या हो रहा है? देखिए मैं 0 से चला, बढ़ते बढ़ते 2π हो गया, लेकिन 2π असल में क्या होता है, 0, तो 2π 0 ही है। अब मैं t 1 से मजीद आगे बढ़ूंगा तो ये असल में तो यूं जा रहा था ना। ठीक है, लेकिन मैं इसमें से 2π माइनस कर लूं तो मुझे कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो मैं इसमें से 2π माइनस कर लेता हूं, वापस इधर आ जाता हूं, फिर बढ़ना शुरू हो जाता हूं। यहां पहुंचता हूं तो मैं इधर पहुंच चुका हूं असल में तो, लेकिन मैं 4π माइनस कर लूं तो इधर आ जाऊंगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, तो मैं अगर फेज सिर्फ 0 से 2π के रीजन में प्लॉट कर लूं तो ठीक है, मुझे वो ऐसे ही है जैसे मैंने ये दूसरा प्लॉट किया। दोनों चीजें एक ही। बात समझ आई? तो अक्सर अगर आप बुक्स में देखेंगे ना, बुक्स में इस तरह का प्लॉट होगा। उसकी वजह यह है कि वरना आप ये चलते ही चले जाए, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है ना, ये एक्सेस इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक, लेकिन आपको पता है कि हर 2π की रोटेशन आपको वापस 0 पे ले आती है। ठीक, तो अगर आप 2π पे हैं तो वो ऐसे ही है कि आप 0 पे हैं, अगर आप 4π पे हैं तो वो ऐसे ही है कि आप 0 पे हैं, अगर आप 6π पे हैं तो ऐसे ही है कि आप 0 पे हैं। हाँ, अब देखें कुछ इसका एक और वेरिएंट भी है, मैं आपको और मजीद शायद कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन इसे ना एक और तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं। वो ये है कि आप बजाय 0 से 2π लेने के ना, आप π से -π तक ले लें, एक ही बात है। देखिए 2π का कोई भी एक रीजन ले लें, सही। देखिए अगर मैं यहां से शुरू होता हूं,
अगर मैं 0 से शुरू होता हूं, ठीक है, मेरा स्टार्टिंग फेज 0 है, तो मेरी रोटेशन 2 पाई पे आके खत्म होगी, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मेरा स्टार्टिंग फेज 0 नहीं बल्कि पाई है, ठीक है, तो फिर मेरी रोटेशन इधर आके वापस खत्म होगी, ठीक है। तो आप 2 पाई का कोई भी इंटरवल ले लें, चाहे 0 से 2 पाई ले लें, चाहे पाई से माइनस पाई ले लें, चाहे π/2 से 3π/2 ले लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस आपको कोई एक रोटेशन कंप्लीट करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट जो मर्जी हो, ठीक। तो या तो आप स्टार्टिंग पॉइंट 0 ले लें और यू प्लॉट करना शुरू कर दें, या स्टार्टिंग पॉइंट आप -π ले लें। -π लेंगे तो क्या होगा, देखें, सॉरी, देखें पाई कब होता है, इस पॉइंट पे, ऐसे ही है ना, जब 0.5 होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से चीज बनेगी, पाई, लेकिन पाई किसके इक्वल है, -π के। देखिए पाई क्या होता है, पाई 180 डिग्री होता है ना, तो -π क्या होता है, पाई ये है, तो -π क्या है, -π ये है, दोनों एक ही चीज है, ऐसे ही है ना। तो मैं पाई लिखूं या -π लिखूं, एक ही चीज है। तो अब मैं जब पाई से आगे बढ़ूंगा तो ऐसे ही कि मैं -π से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आप इसे इस तरह भी प्लॉट कर सकते हैं, ये प्लॉट या ये वाला प्लॉट, सारे एक ही है, ठीक हो गया, समझ आई। तो बुक्स सबसे ज्यादा जो कॉमन प्लॉट है ना, वो ये वाला प्लॉट है, पाई से -π वाला, ठीक है। इसकी एक वजह है जो आपको लेटर डाउन द कोर्स समझ आ जाएगी कि क्यों है -π से पाई, लेकिन कुछ बुक्स इस तरह भी प्लॉट कर लेती हैं, ठीक। ओके जी, टाइम हो गया, चलें फिर आज के लिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल बात है। अभी एक्सपोनेंशियल सिग्नल में कुछ चीजें रहती हैं जो अगले लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।